Okay, so let's continue where we stopped. अच्छा हम क्या पढ़े थे? प्रोपोजिशनल लॉजिक. सही है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. क्या पढ़ा था? प्रोपोजिशन पढ़ा था, लॉजिक पढ़ा था. वी ऑल नो व्हाट इज दैट. प्रोपोजिशन क्या होता है? फिर एटॉमिक प्रोपोजिशन जो सिंपल प्रोपोजिशन होते हैं, और कंपाउंड प्रोपोजिशन मीन्स दो प्रोपोजिशन मिलके एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं. सही है. और कंपाउंड प्रोपोजिशंस जो हैं वो किस तरह बनते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से. मतलब दो प्रोपोजिशंस को कौन जोड़ता है? लॉजिकल ऑपरेटर जोड़ कंबाइन करते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन. उसके बाद हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल निगेशन हमने पढ़ा था. लाइक निगेशन इज सिंपली नॉट ऑफ अ प्रोपोजिशन. लाइक टुडे इज फ्राइडे. नहीं, टुडे इज नॉट फ्राइडे, दैट्स निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन. उसका ट्रुथ टेबल हमने देख लिया. अच्छा, इस सब में जो मेन चीज़, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है? ट्रुथ टेबल. मतलब इस चीज़ का है क्या, ठीक है, आपने ये याद रखना है. असल जो हमारा पर्पस है इस कोर्स को पढ़ने का नहीं, अभी तक जितना सर ने पढ़ाया उसको पढ़ने का मकसद है कि हमें ये एक्सरसाइज ये वाली सॉल्व करनी आ जाए. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें इन ऑपरेटर्स को और इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को और ट्रुथ टेबल्स को याद करना है. यार याद नहीं करना, सिर्फ समझना है. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है. सो इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा ये. उसके बाद आ जाता कंजक्शन. कंजक्शन का क्या मतलब था? और. सही है. पी एंड क्यू. इट सिंपली मीन्स ट्रुथ वैल्यूज़. इसकी याद रखें, ठीक है. इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या थी? अगर आप टेबल में देखें, पी एंड क्यू का क्या मतलब है कि ये तभी ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ट्रू होंगी. सही है. पी एंड क्यू कब ट्रू आएगा? जब हमारे पास पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, अदरवाइज इट्स फॉल्स. सही है, बस इतनी सी कहानी है. ठीक है. उसके बाद है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन का मतलब है और में क्या होगा कि अगर एक भी ट्रू है, दोनों या एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा. सही है, समझ आ रही है. एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स. ये सेंटेंस ध्यान में रखो. और में दोनों या एक भी ट्रू हो जाए. पी, यहाँ पर पी खाली ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ गया. यहाँ पर सिर्फ हमारा क्यू ट्रू हो गया तभी रिजल्ट हमारा ट्रू आ गया. सही है. और में क्या हो रहा है? एटलीस्ट वन हैज़ टू बी ट्रू. सही है. ओके. उसके बाद हमने देखा था कि अब जो और है वो इंक्लूसिव भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव भी हो सकता है. सही है. इसकी डेफिनेशन मुझे खुद कंफ्यूजिंग है, मैं सिर्फ एग्जांपल याद रखती हूँ. सही है. एग्जांपल हमने ये पढ़ी थी. कैन आई कैन edit this. Okay, एग्जाम्पल हमने ये पढ़ी थी. In order to get a job in this multinational company, experience with C++ और Java is mandatory. इस एग्जाम्पल को देखते हुए हमने कहा ये यहाँ पर जो और है वो क्या? इंक्लूसिव है. क्यों? एक्सपीरियंस विद C++ भी चल सकता है, एक्सपीरियंस विद जावा भी चल सकता है, या बोथ के साथ एक्सपीरियंस हो तब भी ट्रू होगा. इससे हमें समझ आया था कि यहाँ पर और क्या है? इंक्लूसिव. ठीक है. अब एक्सक्लूसिव और कब होता है? जब हमारे पास दोनों में से किसी एक चीज़ की बात की जाए. सही है. या तो आपको $2500 का कैशबैक मिलेगा या एक्सेसरीज मिलेंगी, दोनों में से एक चीज़ आपको मिलेगी. सो यहाँ पर जो और है वो क्या है? एक्सक्लूसिव और. दिस वॉज द होल स्टोरी. ओके. और इसका ट्रुथ टेबल कैसे है? हाँ, इंक्लूसिव में एटलीस्ट वन ट्रू, और एक्सक्लूसिव में क्या होता है? इसमें एटलीस्ट वन ट्रू. अच्छा, इंक्लूसिव में क्या था? या तो बोथ ट्रू हो जाए या इनमें से एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर हमारा ट्रू आ जाता था. इसमें सिर्फ एक में ट्रू होना चाहिए. इसमें दोनों में ट्रू होगा तभी हमारा फॉल्स आ रहा है. सही है. इन दोनों में से, एक्सक्लूसिव में दोनों में से एक को ट्रू होना चाहिए. या तो अगर यहाँ पर सेकेंड में देखो, पी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, या तो सिर्फ हमारा क्यू ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा. सही है. दैट वॉज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड. सही है. एंड और एन एक्सॉर हमने पढ़ लिया. ये चीज़ याद रखो. एंड में बोथ मस्ट बी ट्रू. सही है. दोनों जब पी एंड क्यू ट्रू थे तो हमारा रिजल्ट ट्रू आया था. और में दोनों या एक ट्रू हो जाए चल जाएगा. जोर में एग्जैक्टली वन को ट्रू होना चाहिए. सही है. दिस वाज द होल स्टोरी. उसके बाद हमने कहा था कि अगर आप ये सॉल्व कर लें तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे. सो इसको हम फटाफट सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. ओके. सो फर्स्ट वन इज कॉफ़ी और टी कम्स विद डिनर. यहाँ पर हमने देखना है और इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है. देखो, कॉफ़ी हम इसको ऐसे लिखते हैं. पहले इसमें पी क्या है? कॉफ़ी कम्स विद डिनर. समझ आ रहा है? कॉफ़ी कम्स विद डिनर. और क्यू क्या है?
टी कम्स विद डिनर, पी। अब देखो, डिनर के साथ कॉफ़ी आए तो भी चलेगा, डिनर के साथ टी आए तो वो भी चलेगा, और डिनर के साथ बोथ आ जाए तो वो भी चलेगा, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि एक आएगा। सो दिस इज इंक्लूसिव और। ओके, ये कौन सा आर है? और है, इंक्लूसिव और है। Then come to the next one. You can pay using US dollars or euros. Same is the case here. You can pay using US dollars. You can pay using euros. समझ आ रहा है ना? P और Q को मैं अलग कर रही हूँ दो propositions because this is a compound proposition. I hope you are getting my point. What I'm trying to say. P equals to you can pay using US dollars, and Q equals to you can pay using euros. सही है, दिस इज P और Q। और अब हम कहें P और Q इक्वल्स टू क्या है? इंक्लूसिव। कैसे? यू कैन पे यूजिंग US डॉलर्स, US डॉलर से पे करो या यूरो से पे करो या दोनों से पे करो, चलेगा। तो ये कौन सा और है? इंक्लूसिव। समझ आ रही है? नाउ नेक्स्ट वन, डिनर फॉर टू includes 2 items from column A और 3 items from column B। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? डिनर फॉर टू इंक्लूड्स 2 items from column A, या तो 2 items from column B A से होंगी या 3 items from column B से होंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉलम ए से या 2 items या कॉलम बी से 3 items, दोनों नहीं आ सकता एक बार में डिनर में। सो यहाँ पर जो है वो क्या है? एक्सक्लूसिव और है। सिर्फ एक की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन की बात हो रही है, दोनों की नहीं। इस तरह नेक्स्ट है, अ पासवर्ड must be at least 3 digits or be at least 8 characters long। या तो पासवर्ड at least 3 digit का हो सकता है या वो 8 character long भी हो सकता है। सो क्या होना चाहिए आंसर? इंक्लूसिव, एग्जैक्टली इंक्लूसिव। और कैसे? 3 digits का हो तब भी चलेगा, 8 characters का हो तब भी चलेगा। सही है। वाई आई थिंक इट्स एक्सक्लूसिव? भाई 3 digits का चलेगा या तो नो, वो कह रहे हैं या तो 3 digits का भी चल सकता है या 8 characters का भी चल सकता है। यप। एंड द लास्ट वन, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल की थी। टू टेक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यू मस्ट हैव टेकन कैलकुलस और अ कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए या तो आपने कैलकुलस कोर्स लिया हो या कोर्स इन कंप्यूटर साइंस लिया हो, या आपने दोनों लिए हो तब भी चलेगा। तो ये क्या है? इंक्लूसिव और। सही है। ओके, सो ये था इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद हम थोड़ा सा बुक को भी फॉलो करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर बुक। अच्छा, इसमें हम कहाँ थे? ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया। नाउ कम टू द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वो क्या होती हैं। शुड वी फॉलो बुक नाउ? These are enough. Okay, conditional statements. Let P and Q be propositions. The proposition if P then Q denoted by P implies Q is called implication or conditional statement. अब बात हो रही है if and then की, सही? So that's why it's called conditional statement या implication। इसे हम क्या कहते हैं? P implies Q, सही है? इसे हम कहते हैं P implies Q and this proposition is called implication या conditional statement। इसमें क्या होता है ना, ट्रुथ टेबल देखते हैं हम इसका। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल में क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं P एंड Q, तो हमारी P implies Q क्या आएगा? ट्रू। अगर हमारे पास Q फॉल्स है, नाउ रिमेंबर दिस, अगर हमारे पास Q फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, सही है? लेकिन अगर हमारे पास P फॉल्स है, वी डोंट केयर अबाउट Q, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। सिमिलरली हियर, अगर हमारे पास P फॉल्स हो गया देन वी डोंट केयर अबाउट Q, हमारे पास वी डू केयर अबाउट Q, लेकिन हम Q की केयर करते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, हम Q को इग्नोर करते हैं असल में। सो दैट्स व्हाई वी से
भी समझ आएगा कि हम ये यहाँ पर फॉल्स होने की पी फॉल्स है लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारा ट्रू क्यों आ रहा है। वो यूँ आ रहा है, द कंडीशन स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ फॉल्स व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, ये फॉल्स होगी जब हमारे पास पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, सही है, अदरवाइज ट्रू होगी। सिर्फ एक इस पे कंडीशन है जहाँ पर ये फॉल्स होगी, कब, जब दोबारा ध्यान से सुनो, पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, तब हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। इन द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, पी इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, एंटीसीडेंट और प्रीमिस, एंड क्यू इज कॉल्ड कंक्लूजन और कंसिक्वेंस, सही है, दिस इज जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम बताएंगे कि वाई ऑल दीज केसेस एग्जिस्ट, ओके, कि क्यू पी के फॉल्स होने पर भी रिजल्ट हमारे पास ट्रू कैसे आ रहा है, सही है। एग्जाम्पल है, इफ़ यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम देन यू विल सक्सीड। सबसे पहले हमने देखना है कि या ये इफ़ देन की फॉर्म में है, यस, इफ़ देन वी हैव देन, सो दिस इज इम्प्लीकेशन, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी इफ़ देन की फॉर्म में है, इसमें पी क्या है, यू ट्राई हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम, ओके, इफ़ पी देन ये क्या है, क्यू, यू विल, यू सक्सीड। You will succeed. This is P and Q. Okay. अब सबसे पहली फॉर्म देखो, अगर P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। यू ट्राइड हार्ड, केस 1 हम देखते हैं, यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम एंड यू सक्सीड। अब देखो P भी ट्रू है Q भी ट्रू है तो हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है, ट्रू है। लेकिन अब देखो केस 2 देखते हैं जिसमें हमने P को क्या रखा है, ट्रू रखा है, यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम बट यू फेल्ड। हमने Q को क्या किया, फॉल्स किया, क्यों, अब हम इस ट्रूथ टेबल को ज़रा इम्प्लाई करें, हमने P को ट्रू रखा लेकिन Q को क्या किया, फॉल्स किया। P ट्रू है, यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम बट यू फेल्ड। अब देखो ही ट्राइड हार्ड फॉर हिज एग्जाम बट ही फेल्ड, ये प्रोपोजिशन गलत हो जाएगा, सही है। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, यू ट्राई हार्ड फॉर एग्जाम एंड यू सक्सीड, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यू ट्राइड हार्ड फॉर एग्जाम बट यू फेल, सो ये प्रोपोजिशन फॉल्स हो रहा है। अगर हम P को ट्रू रखें और Q को फॉल्स रखें तो हमारे पास प्रोपोजिशन ही फॉल्स हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड प्रोपोजिशन P इम्प्लाइज Q क्या है, फॉल्स है। अब समझ आ रहा है कि P ट्रू हो Q फॉल्स हो तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स कैसे आता है, रिजल्ट हमारे पास फॉल्स ऐसे आता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा अगर हम Q को फॉल्स रखें। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर हम P को फॉल्स रखें Q को ट्रू रखें तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू कैसे आएगा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, गौर से सुनो। केस 3 में हमने क्या किया, हमने P को फॉल्स कर दिया Q को ट्रू कर दिया। P क्या है, यू ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम, सही है, ये P है, इसको फॉल्स करो ज़रा, यू हैवंट ट्राइड हार्ड फॉर योर एग्जाम, सही है, और Q क्या है, यू सक्सीडेड। अब बताओ उसने एग्ज़ाम के लिए हार्ड ट्राई किया ही नहीं तो वो सक्सीड कैसे करेगा। सो दिस मेक्स दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन हाउ ट्रू, देखो ट्रू कैसे किया, जब हमारे पास P ही फॉल्स हो गया सो फिर हम इस कंपाउंड प्रोपोजिशन को ट्रू कह ही नहीं सकते। जब हमारे पास पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, P को हमने फॉल्स रख दिया, तो अब हम बात ही नहीं कर सकते इस कंपाउंड प्रोपोजिशन की क्योंकि P ही फॉल्स है, सही है। अब ये कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स हम कर ही नहीं सकते इसे, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, इस तरह से हम कहते हैं कि ये अगर हमारे पास P फॉल्स है तो हम फिर कंपाउंड प्रोपोजिशन को देखते ही नहीं है, हम नहीं देखते Q क्या है, ट्रू है या फॉल्स, हम कह देते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है, वो ट्रू है। कैसे ट्रू है कि अगर P को हमने फॉल्स कर दिया है, P ही फॉल्स है तो हम कंपाउंड प्रोपोजिशन को किसी तरह एनालाइज कर ही नहीं सकते, दैट्स वाई हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है, दैट्स वाई हमारे पास इसका ये ट्रूथ टेबल बनता है। अब इसका ट्रूथ टेबल रिमेंबर रखना है क्या, कि अगर हमारे पास P ट्रू और Q फॉल्स हो तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशन क्या आती है, फॉल्स आती है, अदरवाइज ट्रू होगी, सही है। एंड नाउ आई साथ साथ मैं इंकरेज करूँगी कि इसे वीडियो मत सुनना, अपने पास पेन पेंसिल रखना और इसको साथ साथ ट्रुथ, कम से कम इसकी ट्रुथ वैल्यूज़ और ट्रुथ टेबल
प्रैक्टिस कर लेना ताकि भूले नहीं, वरना मुश्किल लगेगा। खैर मुश्किल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इफ़ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। सही है, यहाँ पर हमारे पास इफ़ देन की स्टेटमेंट है। पीस में क्या है, आई एम इलेक्टेड, सही है। देन इफ देन क्यू आई विल लोअर टैक्सेस, क्यू के आई विल लोअर टैक्सेस। केस 1 क्या था, पी ट्रू क्यू ट्रू, तो रिजल्ट हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या आ रहा है, ट्रू। इफ पॉलिटिशियन इज इलेक्टेड देन ही विल लोअर टैक्सेस, इट्स ट्रू। केस 2 में हमने पी को ट्रू रखा बट हमने क्यू को फॉल्स कर दिया। इफ पॉलिटिशियन इज इलेक्टेड, ट्रू, फॉल्स हमने क्या किया क्यू को, बट ही डिडंट लोअर द टैक्सेस, देन ही चीटेड। अगर वो उस पॉलिटिशियन इलेक्टेड भी हो गया लेकिन उसने टैक्सेस लोअर नहीं किए, देन कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स बन रही है। क्योंकि हमारे पास प्रोपोजिशन ये है, हमारे पास प्रोपोजिशन ये है ना, इफ़ आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्सेस। लेकिन हम अगर पी को ट्रू क्यू को फॉल्स कर दें तो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन ये बन रही है जो कि फॉल्स है असल में। सही है, दिस इज आवर रियल प्रोपोजिशन। लेकिन अगर हम पी को ट्रू क्यू को फॉल्स कर दें तो हमारे पास न्यू प्रोपोजिशन ये बन जाती है विच इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारी ओरिजिनल प्रोपोजिशन तो ये है। दैट्स वाई हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स बन जाती है और ट्रुथ टेबल में हमारे पास फॉल्स आता है। एंड वाई, अगर हमारे पास पी ही फॉल्स हो तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू कैसे हो जाती है, क्योंकि हमने पी को फॉल्स कर दिया ना। सो यहाँ पर हमने पी को फॉल्स कर दिया लेकिन हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन ये है। सो दीज आर नॉट सेम, दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू ही रहेगी। सो दिस इज़ वाई यहाँ पर ट्रू आता है। सही है, एक और एग्जांपल है। इफ़ यू हैव कनेक्शंस विद सीनियर, इफ़ पी, ये क्या है, अच्छा जो इम्प्लीकेशन है उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह, इफ़ पी देन क्यू, सही है, या पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू व्हेन पी, Q whenever P, Q follows from P. These are all equal to if P then Q. And P only if Q. Q is necessary for what? Q is necessary for P होगा. P is sufficient for Q. These are all forms similar to P implies Q. सही है, P implies Q को हम इतनी ज़्यादा forms में लिख सकते हैं. So यहाँ पर जो form है ना, if this is P, okay? Then you will get promoted, and this is Q. Let me open whiteboard. सही है, अब हम इसको देखते हैं। इफ़ पी देन क्यू, देखो अगर पी को हमने ट्रू रखा क्यू को ट्रू रखा हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमने पी को ट्रू रखा क्यू को फॉल्स रखा तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हमने पी को ही फॉल्स कर दिया है देन हम कह ही नहीं सकते कि ये कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा क्योंकि पी को हमने फॉल्स कर दिया है। लेकिन हम पी को फॉल्स कर भी दें लेकिन हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू ही रहेगा। If you don't have connections with senior, then it doesn't matter you will get promoted or not. This compound proposition will always be true. I don't know, it was written in the book. Achha. Okay, this is a similar example. Okay, now this gets interesting. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब ये क्या है, इफ़ और देन की फॉर्म में। अब हमने बताना है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं। नाउ आई इनकरेज यू कि मेरे आंसर बताने से पहले आप प्लीज़ इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। हम ज़्यादा वाइट बोर्ड पे करते हैं। ओके, ओके, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपको कैसे पता चले ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें इफ़ एंड देन है। इफ़ पी देन क्यू। ओके, ये कौन सी फॉर्म में है हमारे पास, ये हमारे पास इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में। पी क्या है हमारे पास, 1 + 1 = 3, सही है। और हमारे पास क्यू क्या है, डॉग्स कैन फ्लाई। I'm writing too big. Okay,
हमारे पास है इफ़ P देन Q, सही है। आपने इसका ट्रुथ टेबल रिमेंबर रखना है, ओके, रिमेंबर दिस ट्रुथ टेबल, सही है। अच्छा, वैसे आप जिस तरह ये क्वेश्चंस है ना, इस तरह हमारी एक्सरसाइज में, सही है, एक्सरसाइज में हमने असल में ऐसे सॉल्व करने हैं, सही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। P हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशन 1 + 1 = 3, दिस इज अवर प्रोपोजिशन। Q क्या है हमारे पास, डॉग्स कैन फ्लाई, dogs can fly, they don't, but let's just focus on proposition. अच्छा, अब बताना है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। हमें कैसे पता चलता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, हम देखते हैं। क्या P हमारे पास है ना P Q और P implies Q, सही, हमारे पास कुछ ये फॉर्म है, ओके। सो मुझे बताओ अभी P ट्रू है कि नहीं। 1 + 1 = 3, ऑब्वियसली नॉट, सो P क्या है, फॉल्स। Q क्या है, डॉग्स कैन फ्लाई, ऑब्वियसली इट्स फॉल्स, डॉग्स कैन नेवर फ्लाई। लेकिन अब P implies Q क्या आएगा, ट्रू। डिड यू गेट इट, ट्रू कैसे आएगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल में ट्रू है भाई, इतना याद रख लो, कि इतना मुझे भी नहीं पता, ओके। फॉल्स एंड फॉल्स, P एंड Q आर फॉल्स बट द रिजल्ट इज ट्रू, सही है। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नाउ डिड यू गेट इट कि हम ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सही है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, 1 + 1 = 2, देन डॉग्स कैन फ्लाई, दिस इज सेम। अब देखिए, मुझे बताएं P ट्रू है कि नहीं, जस्ट टेल मी। हमारे पास है, क्या P ट्रू है, 1 + 1 = 2 होता है, ऑब्वियसली ट्रू है। क्या डॉग्स कैन फ्लाई, Q ट्रू है, नो, डॉग्स कैन नेवर फ्लाई, सो Q फॉल्स है। तो अब मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, P implies Q, जल्दी जल्दी बताओ, P implies Q क्या आएगा, फॉल्स। Did you get it? Okay, next पे चलते हैं। If monkeys can fly, then 1 + 1 = 3. चलो भाई, इसमें बताओ। If monkeys can fly, पहला हमारे पास जो P है, if monkeys can fly, क्या monkeys fly करते हैं, false, monkeys jump करते हैं, मैंने fly करते कभी नहीं देखा। Then Q क्या है, 1 + 1 = 3, क्या 1 + 1 कभी 3 हुआ है, नहीं हुआ ना, so P implies Q क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके। इसी तरह नेक्स्ट 2 है, सही है। अभी मैंने बता दिया, इस तरह हम इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। दीज आर ऑल द वेज टू, अगर कभी इस तरह लिखा हो P सफिशिएंट फॉर Q, इसकी फॉर्म में कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो, सो ट्राई प्लीज़ रिमेंबर इट कि ये क्या बात हो रही है, इम्प्लीकेशन की बात हो रही है। सो इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी फॉर्म में हमारे पास इम्प्लीकेशन लिखी आ सकती है। इन फॉर्म्स में से किसी भी फॉर्म में इम्प्लीकेशन लिखा हो सकता है, सही है। वैसे ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं तो वो इस तरह लिखे हो सकते हैं, सो याद रखना है ये इम्प्लीकेशन की बात हो रही है, ओके। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, इसको रहने दो, सही है। इट्स नॉट नेसेसरी टू सॉल्व द एक्सरसाइज, और ये वैसे भी दिमाग ख़राब करेगा, ओके। नेक्स्ट है कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स। अच्छा, ये जो फॉर्म्स है ना, ये इम्प्लीकेशन की ही फॉर्म्स है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके बोला हुआ है, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो फॉर एग्जांपल हम कह लें, इम्प्लीकेशन भी काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज़ हुआ है, ठीक है, इम्प्लाइज। लेकिन अब ये कुछ उसकी फॉर्म्स है, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स। अच्छा, इम्प्लीकेशन क्या होता है, P implies Q, ठीक है। अब कन्वर्स क्या होता है, Q implies P, बस। कंट्रापोजिटिव क्या होता है, नेगेशन Q implies नेगेशन P, और इन्वर्स क्या होता है, नेगेशन P implies नेगेशन Q, दैट्स इट, इतनी सी कहानी है, सही है। एक एग्जांपल लेते हैं और उसका हम कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स लिखते हैं, सही है। अब हमारे पास एग्जांपल है Q whenever P। अच्छा, आप बताओ Q whenever P क्या इम्प्लीकेशन है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, इम्प्लीकेशन की, हमने पढ़ा है ना Q whenever P क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है। सो यहाँ पर हमारे पास Q whenever P की फॉर्म में एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, क्या है, द होम टीम विंस whenever it is raining, सही है। अब P implies Q की फॉर्म क्या होगी, इफ़ P देन Q, हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको ना, अच्छा, Q whenever P की फॉर्म में लिखा हो ना, या किसी, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें से किसी भी
फॉर्म में लिखा हो ना तो पहले आप क्या कर लें, उसे इफ़ देन की फॉर्म में लिख लें, इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में लिख लो तो फिर ईजी होगा मज़ीद सॉल्व करना। तो हम इस सेंटेंस को क्यू व्हेन एवर पी को इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। कितना टाइम हो गया? ओके, इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में अगर हम इसे लिखें इफ़ पी, देखिए यहाँ पर गौर करें, क्यू व्हेन एवर, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर बात हो रही है क्यू व्हेन एवर पी की, सही है। वो क्या है, दी होम टीम विन्स व्हेन एवर इट इज़ रेनिंग, सही है। द होम टीम्स विन व्हेन एवर इट इज़ रेनिंग, ये क्या है, क्यू व्हेन एवर पी, सही है। अब हम इसमें से निकालते हैं कि क्यू क्या है, मुझे बताएं क्यू क्या है। द होम टीम विन्स, समझ आ रही है, द होम टीम विन्स कंपाउंड, क्योंकि देखिए ना ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, इसमें क्यू भी है और पी भी है। क्यू क्या है, द होम टीम विन्स, एंड पी क्या है, इट इज़ रेनिंग, सही है, समझ आ रही है, इट इज़ रेनिंग। अच्छा, अब इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, इफ़ पी क्या है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, देन क्यू क्या है, द होम टीम विन्स, वेरी गुड, हमने इसको इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो पी इम्प्लाइज क्यू भी, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू और इफ़ पी देन क्यू सेम है, सही है। हम फिर भी इसे पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू लिखना आसान हो जाएगा जब इसे हम क्यू इम्प्लाइज पी की फॉर्म में लिखेंगे, सही है। सो अगर किसी भी सेंटेंस का हमें कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स लिखना हो, सही है, सो बेटर अप्रोच इज कि उसे इस फॉर्म में लिखो, फिर उसे इन सब फॉर्म्स में लिख लो, दैट्स इट, ओके। ये सबसे आसान चीज़ है, इसमें सब कुछ ही आसान है, लेकिन इसको हम पी इम्प्लाइज क्यू में सेम ही होगा, पी इम्प्लाइज क्यू में भी इफ इट इज रेनिंग, देन दी होम टीम विन्स, सही है। ये क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू। अब आ जाओ भाई कन्वर्स पे, क्यू इम्प्लाइज पी पे। अब ये कैसे होगा, पहले हम क्यू लिखेंगे, क्यू क्या है, द होम टीम मीन्स, यहाँ से देख लो, द होम टीम मीन्स इफ द होम टीम विन्स देन इट इज रेनिंग, सिंपल, क्यू इम्प्लाइज पी। अब क्या आता है कंट्रा पॉजिटिव, वो क्या होगा, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, सही है। अब हमें नेगेशन भी लिखना होगा, बहुत ईजी है भाई नेगेशन लिखना भी, ओके। negation Q implies negation P। सबसे पहले तो हमें negation Q लिखना है, देखो Q क्या है, the home team wins, इसका negation क्या होगा, the home team does not win, सही है। सो क्या लिखेंगे, if the home team does not wins, ये negation P आ गया, then negation Q है ये, then negation P क्या है, it is not raining, then it is not raining, that's it, सही है। इसी तरह negation P implies negation Q हम लिख देंगे, if it is not raining then the home team does not win, that was all, okay। ये था कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स, सही है। ये सम फैक्ट्स हैं कि लाइक इम्प्लीकेशन एंड कंट्रापोजिटिव बोथ आर इक्विवेलेंट। कैसे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब है कि इनकी ट्रुथ वैल्यूज सेम आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखो किसका, ये इम्प्लीकेशन का है, ये कन्वर्स का है, ये कंट्रापोजिटिव का है, ये इन्वर्स का है, सही है। इसका ट्रुथ टेबल देखो, पी और क्यू हमने लिखा, सही है, फिर उसका हमने नेगेशन लिखा, फिर पी इम्प्लाइज क्यू। देखो पी इम्प्लाइज क्यू में क्या हो रहा है, जैसे कि हमने बात की, अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो हमारे पास इम्प्लाइज में रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है, सही है। इसी तरह क्यू को
पी के साथ इम्प्लाई कर लिया। कैसे? ट्रू 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 आएगा, लेकिन फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि क्यू फॉल्स है। आई होप यहाँ समझ आ रहा हो। जिस तरह हमने यहाँ कहा था ना कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू हो जाए, फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाए, यहाँ पर अगर हमारे पास फर्स्ट प्रोपोजिशन ही फॉल्स हो जाए लेकिन हमारे पास आंसर ट्रू आता है, सही है। इसी तरह क्यू इम्प्लाइज पी, हम क्यू और इम्प्लाइज पी की बात करें, अगर यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोजिशन क्यू फॉल्स हो जाए देन हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा, सही है। और उसके बाद ट्रू फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, और फिर फॉल्स फॉल्स तो ट्रू आ रहा है, सही है। इसी तरह इनका इन्वर्स लेके हमने यहाँ पर किया हुआ, तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल आ गया, सही है। उसके बाद आता है बाई कंडीशनल ऑपरेटर। ये हमारा लास्ट ऑपरेटर है, और ये लास्ट ऑपरेटर है, और ये क्या है? बाई कंडीशनल। इसमें बाई कंडीशनल, बाई का मतलब टू, कंडीशनल का मतलब दो कंडीशंस हैं, सही है। कैसे? अच्छा, पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब ये भी है, एक और तरह से मैं समझाती हूँ। इफ़ पी देन क्यू का मतलब ये है, पी इम्प्लाइज क्यू, कि अगर पी ट्रू है, पी ट्रू है देन क्यू मस्ट बी ट्रू, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इफ़ पी इज़ ट्रू, लेट मी राइट हियर, इफ़ पी ट्रू है, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, इसका ये मतलब होता है। इफ़ पी देन क्यू का, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू। और इफ़ क्यू इज़ ट्रू, उल्टा इसको करें, देन इट डजेंट मैटर पी इज़ ट्रू और नॉट, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बाई कंडीशनल में, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, और अगर क्यू इज़ ट्रू देन पी मस्ट बी ट्रू। यहाँ पर बाई कंडीशनल दो कंडीशनल्स हो रही होती हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाई कंडीशनल। ये भी बहुत ईजी है। ये क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस, द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ इज द proposition P if and only if Q, सही है। Okay, P if and only if Q is true whenever the truth values of P and Q are same. अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है देन ये ट्रू होगा, ओके। अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ये ट्रू होगा। यहाँ पर ये होता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या कहते हैं कि अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स, सही है। अब थोड़ा सा इसको देखो कि हाउ P if and only if Q makes sense। समझो, P if and only if Q composed of two statements, यहाँ पर दो statements है, P if Q, P only if Q। यहाँ इसको देखो ना, ये जो है ना P if and only if Q जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। कैसे? P if Q, एंड को हटाओ ना तो एंड के इधर एक चीज़ है और उधर एक चीज़ है, P if Q और P only if Q, ये दो चीज़ें हैं, सही है। सो P if Q, P only if Q, P only if Q, if P then Q, P if Q, if P then Q, then that's why ये बाई कंडीशनल हो जाता है, सही है। समझ आइए बाई कंडीशनल कैसे होता है। P if Q का मतलब भी है if P then Q, P only if Q का मतलब भी है if P then Q, दोनों का मतलब सेम है, that's why they become बाई कंडीशनल, सही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन है यू गेट प्रोमोटेड P, और Q एक प्रोपोजिशन है यू हैव कनेक्शंस, सो P इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा, यू विल गेट प्रोमोटेड इफ एंड ओनली इफ यू हैव कनेक्शंस, दैट्स इट, सही है। बस हो गया हमारा काम। थोड़ा बुक को देख लो, हमने इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़े, इसके ट्रुथ टेबल्स पढ़े, सही है। इम्प्लीकेशन, ये सब इम्प्लीकेशन की बात हो रही है। इस सब में जो कहानियाँ लिखी हैं वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए, सही है। कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स पढ़ा। अच्छा, इसमें जो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक ही बात बहुत ज़्यादा बार लिखी हुई है। यहाँ पर हमने कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव और इन्वर्स पढ़ लिया, सही है। उसके बाद बाई कंडीशनल पढ़ लिया, इफ़ एंड ओनली इफ़ इज़ वेरी इजी, सही है। और ये ट्रुथ टेबल, सही है। इस सब का हमने ट्रुथ टेबल भी देख लिया। प्रेसिडेंस जो है वो हम आगे चल के एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, ये भी बहुत ईजी है, इसका भी एक ट्रुथ टेबल आप ध्यान रख लो तो प्रेसिडेंस भी हो जाएगा।
अच्छा, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।